हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो है करंट अफेयर्स की जो है क्लास आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम जो है आपके लिए टॉप 5 आज की 5 सुर्खियां जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो क्या क्या टॉप न्यूज़ हैं आज की कि कौन बने मणिपुर और मिजोरम के जो नए राज्यपाल जो हैं। आज दोस्तों क्या सीन है कि जो है मणिपुर और जो है मिजोरम के जो है नए राज्यपाल जो है बनाए गए हैं और इसके अलावा केरल के राज्यपाल जो है चेंज कर दिए गए हैं, यानी 4 राज्यपाल जो है चेंज किए गए हैं। इसके अलावा ट्राई ने दिया आदेश, यानी होगा रिचार्ज सस्ता, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ है कि अमेरिका ने जो नॉर्दर्न जायंट जो एक ततैया होता है दोस्तों, उस ततैया का उन्मूलन किया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जीएसटी परिषद में जो जीएसटी परिषद की जो 55वीं जो बैठक हुई है, उसमें क्या क्या जो है किस किस पर जो है क्या क्या कानून बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पॉपकॉर्न का टैक्स जो है, पॉपकॉर्न पर टैक्स लगा दिया गया है और जो ओल्ड जो गाड़ी होती है उन पर जो है चीज़ें जो टैक्स वगैरह लगा दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक और खबर है बहुत बड़ी, जो है गोलन हाइट्स से, जो इजराइल में, जो इजराइल के पास जो गोलन हाइट आपने सुना होगा, जॉर्डन इजराइल के बीच में जो पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हैं प्रमुख सुर्खियाँ। इसके अलावा बात करते हैं कौन बने मणिपुर और मिजोरम के नए राज्यपाल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो दोस्तों जो है खबरों में न्यूज में है, तो हम एनडीटीवी से हमने ये निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स यानी अजय भल्ला जो हैं, ये न्यू मणिपुर जो है जो गवर्नर बने हैं मणिपुर के, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल जो बीके सिंह हैं, बीके सिंह चीफ आर्मी दोस्तों, वो जो है क्या है, इनको जो है क्या बनाया गया है, उनको बनाया गया है मिजोरम का राज्यपाल। और ये जो है पिछली साल जो है क्या क्या हुए थे, मोदी गवर्नमेंट में ये मंत्री रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मंगलवार शाम को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहाँ मुख्य रूप से हिंदू मैतेई बहुमत और मुख्य रूप से ईसाई कुकी समुदाय के बीच जो है 1 साल से अधिक समय समय पर झड़पें जो है होती रहती हैं। तो उसी को देखते हुए और जो वहाँ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके जो है, उनके स्थान पर जो है अजय भल्ला को जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 4 अन्य जो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी भी नियुक्ति की है। जैसे एक जो है पिछली सरकार में मैंने बताया था, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो पूर्व मंत्री बीके सिंह जो हैं, उनको मिजोरम का जो है कार्यभार संभालने के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है। केरल के राज्यपाल और बिहार के राज्यपाल आपस में चेंज किए गए हैं। जो यहाँ के विश्वनाथ अर्लेकर थे, उनको केरल पहुँचाया गया है बिहार से, और जो बिहार के केरल पहुँचाया गया, केरल के जो मोहम्मद आरिफ थे, उनको जो है कहाँ कि बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये दोस्तों जो है अहम खबरें थी जो है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने जो है उड़ीसा के जो राज्यपाल थे रघुवर दास, उनका जो है इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उनकी जगह मिजोरम के जो राज्यपाल थे डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति, उनको जो उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल जो है संवैधानिक जो पद होता है राज्यपाल का, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, इसमें कोई द्विधा नहीं है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की जो समान जो शक्तियाँ जो हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रपति के समान जो है शक्तियाँ उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा सूत्रों से बताया जाता है कि लगातार दूसरे साल केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो थे, और उनकी मंत्रिपरिषद ने पिछले मंगलवार को आरिफ मोहम्मद खान द्वारा जो आयोजित क्रिसमस जो समारोह था, उसमें जो है भाग नहीं लिया था। इस वजह से जो है आपसी जो मनमुटाव चल रहा था, इस वजह से जो है उनको चेंज किया गया है। इसके अलावा जो अब वो बिहार चले गए हैं, और जो वहाँ के जो कॉलेज को लेकर जो कुलपति होते हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ इशू बने हुए थे, इस वजह से जो है ये सीन बना है। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, वो मैंने सब
यहाँ पर लिख दिए, आप पढ़ सकते हैं इनको। राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, तो इसको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में जो है दोस्तों आपको ये सीन मिलता है। 153 से जितने भी रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे वो सब इसमें आप जोड़कर पढ़ सकते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है और जिसे राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी जो भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा ये जो है 157-58 में क्या दिया गया है वो आप देख सकते हैं। 161, 163, 164 और अनुच्छेद 200, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, यानी 213 में ये दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका से संबंधित जो विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड क्या बातें हैं वो आपको दिए गए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग या प्राय जो है उससे जो केंद्र में जो सत्ता दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद जो दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसमें प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा पक्षपाती विचारधारा और कठपुतली शासन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना और शक्ति का अनुचित जो है उपयोग। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कहाँ PDF मिलने वाली है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इनको पढ़ें। राज्यपाल के पद से संबंधित सिफारिशें जो होती हैं वो हैं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पुंछी आयोग से में क्या क्या सीन दिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति निष्कासन के संबंध में जो भी डिटेल है वो सब इन्हीं आर्टिकल जितने भी हैं, जितनी समितियां हैं वो सब इसमें हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में जो राज्य सरकार की बर्खास्तगी जो उनके संबंध में जो सीन होता है, और जो इसमें एक केस है ASR बॉम्बई वाला 1994 का, इससे रिलेटेड क्या क्या जो राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी समाप्त कर दिया गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये आप मेंस में भी आप ये हेडिंग जो राज्यपाल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये मेंस में हेडिंग जो है आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब बात करते हैं हम, ये जो चर्चा में क्या है कि चर्चा में है कि जियो, एयरटेल, VI, BSNL को लाना होगा सस्ता रिचार्ज। इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। जो ट्राई जो होता है वो ट्राई ने क्या सीन कर दिया है, तो वो सीन देखने को आपको मिलेगा कि ट्राई ने जो है आदेश दिया है सभी कंपनियों को, जो टेलीकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, VI हो, जियो हो, BSNL हो, उनको सबको आदेश दिया है कि जो है अपने जो रिचार्ज जो होता है, तो अब आपने देखा होगा जो 199 का जो रिचार्ज होता है या 179 का होता है, तो उसमें जो है डेटा ऐड आता था 2 GB डाटा फ्री 28 दिनों के रिचार्ज में। तो अब वो क्या है ना कि जो अब किसी के पास छोटा फ़ोन है, सेल फ़ोन है, अब वो जो है उस डाटे का उसके फ़ोन में तो वो डाटा वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वजह से ट्राई ने जो है उनके लिए अलग से एक प्लान लॉन्च करने के लिए उनसे कहा है और कम सस्ता प्लान लॉन्च करने के लिए कहा है। तो ये कंपनियां जो हैं अब कुछ 1-2 दिन में जो है ये प्लान जो है लॉन्च करेंगी, जिसमें डाटा नहीं दिया जाएगा, ओनली कॉलिंग और SMS के लिए वो जो है यूज किया जाएगा। तो वो वाला जो है डाटा, उससे रिलेटेड ये खबर है। देखते हैं क्या क्या सीन है। तो क्या हुआ, ये जो है इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में भी दी गई है और आप जो है आज तक पे भी दे सकते हैं। बहुत सारे जो मिंट वगैरह जितने भी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें सब में जो है हाईलाइट है दोस्तों। इसके अलावा जो है क्या हुआ है, तो देखिए भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई ने अनिवार्य रूप से टैरिफ जो होते हैं नियमों में संशोधन किया है और मोबाइल सेवा प्रदाता जो होते हैं उनकी वॉइस के लिए जो रिचार्ज प्लान होते हैं उनको इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्यता बिना कॉल और SMS, यानी वो खाली जो है कॉल और SMS के लिए जो है यूज करने के लिए डाटा जो है डाटा के लिए नहीं, ओनली कॉल और SMS के लिए जो है रिचार्ज उनको प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है सोमवार को घोषित नए नियमों में जो बदलाव किया गया और उद्देश्य जो है इसका यही था कि जो है डेटा जो वेस्ट होता है,
सेल फ़ोनों का वो वाला सीन जो है ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा ये जो है वर्तमान में सीमा जो है 90 दिन की और 365 दिन की जो वैधता वाले जो रिचार्ज हैं उनको भी, उनसे रिलेटेड भी जो चीज़ें की गई हैं कि उसको 30 दिन के लिए किया जाए। ये नहीं कि आप डेटा वाला जो लॉन्च कर रहे हैं आप रिचार्ज, तो उसमें भी डेटा नहीं होना चाहिए। ओनली 3 महीने का कोई करवाना चाहता है तो कॉलिंग का ही रिचार्ज होना चाहिए, ऐसा सीन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं कि यह परिवर्तन क्यों हुआ और इसमें क्या क्या सीन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी टेलीग्राम पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीकॉम से जो है विरोध, टेलीग्राम से विरोध जो कर रही हैं कंपनियां, जो हैं विरोध क्यों कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, VI जो है उससे रिलेटेड क्या क्या सीन है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जियो एयरटेल को बड़ा झटका लगा है, इस और क्यों लगा है वो आपसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये खबर जो है खबरों में थी, ये जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से डिस्कस की है। इसके अलावा जो है अब ये आप देख सकते हैं लचीले मोबाइल रिचार्ज विकल्प ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष इसका कंक्लूजन यह निकला है कि लाखों भारतीयों के लिए ट्राई का एक कदम जो है राहत लेकर आया है और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए किफ़ायती और व्यावहारिक विकल्प सुनिश्चित करना। हालांकि टेलीकॉम दिग्गजों के लिए जो चुनौती संतुलन बनाने की है, उपभोक्ता अपने लक्ष्य राजस्व के मामले में लचीलेपन का जो मांग करते हैं, उनको जो है संचालित करने का बाजार लक्ष्य है। तो वो कुल मिला के वही सीन है दोस्तों। तो हमारी 2 खबरें जो है मैंने जल्दी में आपको डिस्कस की हैं। अब हम बात करने वाले हैं चर्चा में क्यों है नदर्न जॉइंट हॉर्नेट। तो ये क्या है, ये एक ततैया होता है। तो देखते हैं इस ततैये के बारे में बात करते हैं दोस्तों। UPSC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मांसाहारी गिलहरी जो है अभी हाल फिलहाल में क्या है, खबरों में है, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। तो ये है दोस्तों ततैया कि वाई एंड हाउ डिड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मर्डर हॉर्नेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। मर्डर हॉर्नेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये खबरों में है, देखते हैं। नदर्न जायंट हॉर्नेट जिसे मर्डर हॉर्नेट भी कहा जाता है और इसको अमेरिका में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है, नदर्न जॉइंट हॉर्नेट। तो इसके बारे में क्या क्या सीन है कि यह जो है विश्व की सबसे बड़ी हॉर्नेट ततैया है, जिसकी लंबाई जो है ये 2 इंच होती है। इसके अलावा ततैया एक प्रकार की कीट है और ये कौन से गढ़ से संबंधित है, तो ये हाइनोपेट्रा जो होता है उससे संबंधित है, वो गढ़ है और ये मधुमक्खियाँ और चींटियों में शामिल की जाती है। अच्छा, इसमें जो हाइमेनोपेट्रा जो है, इसमें जो है क्या है, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ भी इसी में शामिल होती हैं, वो भी कीट में ही आती हैं। इसके अलावा इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका बॉडी कैसी होती है, तो ये जो है इसका सिर जो होता है वो बड़ा होता है और ठोस और पीले नारंगी रंग का जो है इसकी आँखें होती हैं, आँखें काली होती हैं और ठोस पीले रंग का जो है ये होता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पर फोटो में कि वो क्या सीन है उसका पूरा। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोरैक्स है इसका, ये जो है आपका हेड है आगे का, ये पीछे जो डंक मारता है वो है एब्डोमेन। तो देख सकते हैं इसको आप, बहुत ही जहर भी होता है इसमें। तो यह एशिया की जो मूल प्रजाति है, यह एशिया की मूल प्रजाति है और इसे जो है पहली बार 2019 में कनाडा की सीमा के पास वाशिंगटन राज्य में देखा गया था। यह कीटों और देसी परागणकों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो केवल 90 मिनट में मधुमक्खियों के पूरे छत्ता जो है उसको नष्ट कर सकता है। इतनी इसमें पावर होती है, एक तरह से भौरा टाइप होता है ये, और यह लोगों की जान भी ले सकता है। यह क्या कर सकता है, ये लोगों की जान भी ले सकता है, क्योंकि यह मधुमक्खी से 7 गुना अधिक विषैला होता है तथा कई बार डंक मारता है। ये एक बार यहाँ जैसे 10-10 मीटर पे अगर लोग खड़े हों तो एक बार यहाँ काट जाएगा, ए को काट जाएगा, फिर बी को काटेगा, फिर सी को काटेगा। ये मतलब कई बार डंक अपना यूज कर सकता है, ये वाला इतना जहर होता है इसमें। इसके अलावा आमतौर पर वन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, भूमिगत गुहानों में अपना घोंसला जो है बनाता है ये जो है।
इसके अलावा अब अगली खबर है दोस्तों, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या टैक्स कैसे कैसे क्या सीन हुआ है। तो ये दोस्तों हाल ही में खबरों में है, तो ये हमने जो है उठाया है ये ईटीवी भारत से। तो देख सकते हैं आप, ये भी बिजनेस का बड़ा चैनल है। तो यहाँ पर बीच में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं, इधर केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इधर राजस्व सचिव जो हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं। जीएसटी काउंसिल बैठक में इंश्योरेंस पर लिया गया बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। ठीक है, ये उसी मीटिंग का जो है सीन है। इसके अलावा हाल ही में वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की जो है अध्यक्षता की है। अच्छा, इसके अलावा जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के लिए किए गए प्रमुख निर्णय क्या हैं, तो उससे रिलेटेड बात की गई है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनमें जो है 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 18% जो है करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उनकी बिक्री दर पर जो है 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जीएसटी केवल व्यवसाय बिक्री के मामले में मार्जिन मूल्य के बीच के अंतर में आएगा जो है, और ये जो है मार्जिन मूल्य पर लागू होगा, और व्यक्तियों के बीच जो है व्यक्तिगत बिक्री पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेल्स होगी, तभी जो है इसको जो है लागू किया जाएगा। इसके अलावा ये जो है आप जान सकते हैं कि बैंकों से दंडात्मक जो शुल्क है वो जो है बैंकों और गैर बैंक वित्तीय कंपनियों द्वारा जो एनबीएफसी होती हैं उनसे जो है कोई जीएसटी लागू नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं उनसे 2000 से कम भुगतान वाले पेमेंट पर छूट के पात्र होंगे, और यह छूट जो है पेमेंट गेटवे या फंड निपटान से जो है संबंधित या फिनटेक सेवाओं से लागू नहीं होगी। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे क्या है और फिनटेक सेवाएं क्या हैं, तो ये मैंने इस टॉपिक के अंत में मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या है और फिनटेक क्या है। अच्छा, टरबाइन ईंधन जो एटीएफ होता है उसमें भी जो है इन्होंने अपनी जीएसटी दायरे में नहीं हुई है, यानी जो विमानन जो टरबाइन ईंधन होते हैं यानी एटीएफ, तो ये जीएसटी परिषद एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई है, और जो है क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है। राज्य एटीएफ को कच्चे पेट्रोलियम डीजल बास्केट का हिस्सा मानते हैं, और इसके अनुसार केवल इससे अलग नहीं किया जा सकता, इसे जो है अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है 5 उत्पाद जो हैं जैसे कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये प्राकृतिक गैस है, ये सब एटीएस के अंतर्गत आती हैं। तो इनको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, और इन पर जो है केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, और ये जो है राज्य जो है इस पर क्या लगाते हैं, वो वैट लगाते हैं, वैट का वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं उसे लगाते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं अब पॉपकॉर्न पर क्या जीएसटी लगाया गया है। तो जीएसटी दोस्तों, जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है, और इस पर जो है कारमेलाइज जो पॉपकॉर्न होते हैं उन पर 18% जो जीएसटी लगाया जाएगा। तो वो कारमेलाइज्ड कौन से होते हैं, जो दोस्तों जिसमें नमक और मसाला यूज होता है वो जो है उसकी बात कर रहे हैं ये, और कुछ मीठे भी होते हैं, मीठे टाइप भी होते हैं, उनमें जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न होते हैं उन पर खाली 5% जीएसटी लगेगा, और इसके अलावा जो अलग उससे अलग जैसे अगर पहले से पैक और लेबल नहीं है, और अगर वह पहले से पैक और लेबल है तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। ठीक है, जैसे पहले से लेबल अगर पैक नहीं है या पैक किया गया है तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा, और कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी जो मिलाकर जो बनाया जाता है मीठा टाइप जो पॉपकॉर्न होता है तो उस पर जो है 18% लगेगा। ठीक है,
तो ठेली टोकरी पे से खाओगे अगर तो वहाँ पर 5% जीएसटी है, उसके बाद 12% है, और ये जो है जो चीनी और मसाले सब सारी चीज़ें मिला के खाओगे तो वो जो है आपको 18% जीएसटी लगेगा। जबकि नमकीन जो जो नमक लगा के जो खाने वाला होगा उस पर 5% जीएसटी लगाने का प्रावधान है, जो आप रेडी वगैरह से खाएंगे, रेडी टू ईट वगैरह से, ठीक है, लेकिन लगेगा सब पर, ये कन्फर्म है। इसके अलावा आप बात करते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद देखो संविधान में पॉलिटी से कैसे जुड़ी हुई है, तो परिचय देखते हैं इसका, इंट्रोडक्शन, कि जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए यानी 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2016 के तहत, उसमें एक संवैधानिक निकाय है। इसके द्वारा जो है जीएसटी कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें की जाती हैं। इसके अलावा जीएसटी एक मूल्यवर्धित जो है जो एड वैलोरम कर है और यह अप्रत्यक्ष प्रणाली है जो भारत में जो है यानी इनडायरेक्ट प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसके अलावा सदस्य की बात करते हैं तो इसके जो सदस्य जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री यानी अध्यक्ष होते हैं इसके, और केंद्रीय राज्य मंत्री इसके जो हैं वो वित्त के होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री जो है शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा जो है निर्णयों की प्रकृति की बात करें तो ये जो है मोहित मिनरल्स मामला 2022 में एक आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। इसमें जीएसटी परिषद की सिफारिशें जो है बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद एवं राज्यों द्वारा जो है पास जीएसटी जो है विधायी शक्तियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है वो आप देख सकते हैं, तृतीयक जो पक्ष सेवा प्रदाता है, ठीक है, फ़ोन पे एटीएम की तरह ये होता है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे की बात करते हैं। पेमेंट गेटवे दोस्तों देख सकते हैं आप, पेमेंट गेटवे जो है ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए जो है ये यूज होता है, तो प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदाता के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। पीओएस मशीन क्या सीन होती है इसकी, ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन हाइट की बारे में, ये चर्चा में क्यों है गोल्डन हाइट। तो गोल्डन हाइट पहली बार देखते हैं, ये है गोल्डन हाइट, ये जो है ये हमने कटिंग ली है न्यूज़पेपर से, देख सकते हैं आप। तो ये जो है गोल्डन हाइट है दोस्तों, यानी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन हाइट्स। इसके अलावा ये कहाँ पर पड़ती है, तो लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इसके बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन हाइट, ये जो है गोल्डन हाइट है, आपको पीली पीली, ये जो है गोल्डन हाइट है, ठीक। तो ये कहाँ पर पड़ती है, इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के बीच में गोल्डन हाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है देखते हैं इसमें क्या सीन है। तो गोल्डन हाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इजराइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में अपनी जो है जनसंख्या को दोगुना करने की योजना की घोषणा की है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा गोल्डन हाइट्स के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों भौगोलिक स्थिति है इसकी। गोल्डन हाइट दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में जो जॉर्डन नदी के ऊपरी भाग में 1200 वर्ग किलोमीटर का जो है पहाड़ी क्षेत्र है। गोलान नाम इसका क्यों पड़ा, तो दोस्तों बाइबल जो होता है, बाइबल के शरण स्थल जो शहर है उसमें बासान नाम था उसमें, तो स्थित गोलान से लिया गया है, बासान में स्थित गोलान से लिया गया है इसका जो नाम है, जिसका उल्लेख जो है कहाँ पर दिया गया है, तो बाइबल में इसका उल्लेख दिया गया है। इसके अलावा गोलान पर्वत, माउंट हर्मोन उत्तर, यारमूक नदी दक्षिण, जॉर्डन नदी और गैलीलियो सागर जो है पश्चिम में, यानी इसके चारों तरफ क्या क्या सीन है वो आपको देखने को मिलेगा। और सीजनल वादी अल रक्का पूर्व में जो से उस इन चारों चीज़ों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी दक्षिण में यारमुक नदी है, और इसके जो है पश्चिम में देख सकते हैं आप जॉर्डन नदी, और जो है इसके पश्चिम में जैसे आपको देख सकते हैं ये जो पश्चिम है यहाँ पर पश्चिम, तो पश्चिम में आपको जो है देखने को मिल जाएगी नदियाँ, जॉर्डन नदी और गैलीलियो सागर। इसके अलावा पूर्व में इसको सीजनल वादी अल रक्का से घिरा हुआ है। इसके अलावा यह शुष्क क्षेत्र है, जो शुष्क क्षेत्र के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। गोलान
के जल ग्रहण क्षेत्र से जो है वर्षा का पानी जो है जॉर्डन नदी में जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक संदर्भ में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये 1967 के 6 दिवसीय जो युद्ध हुआ था वो इजराइल सीरिया से गोलन हाइट्स के अधिकांश हिस्से जो है कब्जा कर लिया था, जो है अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। किसने? ये जो है इजराइल ने कर लिया था, ठीक है। और वर्ष 1973 के दौरान जो है जो युद्ध हुआ था उसमें सीरिया द्वारा इसे वापस लेने का जो है प्रयास किया गया, लेकिन वो विफल हो गया। तो और वर्ष 1974 में जो है इजराइल और सीरिया ने बेगटन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत योम किप्पुर युद्ध के बाद युद्ध विराम स्थापित हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गोलन हाइट्स में युद्ध विराम रेखा की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र बेगटन पर्यवेक्षक बल यानी UNDOF का गठन किया गया। इजराइल ने 1981 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को मान्यता नहीं मिली। हालांकि अमेरिका ने 2019 में इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, लेकिन सीरिया अभी भी इसकी वापसी मांग कर रहा है। तो देखते हैं अब दोस्तों क्या होता है आगे। और सैन्य उपस्थिति इसकी क्या है वो आप देख सकते हैं। ये सब सैन्य महत्व क्या है ये आप सुरक्षा बफर जोन में अभी भी माना जाता है इसे। और पठार की ऊंची स्थिति यानी इजराइल सीरिया लेबनान दोनों गतिविधियां पर निगरानी रख सकता है। और इसकी जो है आप देख सकते हैं की इवेंट रिगार्डिंग गोलन हाइट्स के जो 6 डे वॉर चला पहले 1967 में, 73 में किप्पुर वॉर। इसके बाद इजराइल अनेक्शन ऑफ गोलन हाइट 1981 में। तो अभी तक यही सीन है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जिसमें इजराइल ने सीरिया के अधिकार वाले जो गोलन हाइट को है छोड़ने का आह्वान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। और देखिए यूपीएससी का जो ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, तो इसमें इसका आंसर है बी, मध्य पूर्व में पड़ता है ये, ठीक है। हाँ, तो गोलन हाइट्स के में जाना जाने वाला निम्नलिखित में से किस घटनाओं से संदर्भ में यदा कदा समाचार में दिखाई देता है? तो मध्य पूर्व, ठीक है। इसको देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं, देखिए एक नदी की हम बात करते हैं। तो नदी आज झेलम नदी, आज हमारा टॉपिक है झेलम नदी। प्राचीन नाम इसका बिस्तत्ता नदी था, बितस्ता। अच्छा, इसके अलावा उद्गम स्थल जो था इसका ये है आपका अनंतनाग जिले में बेरीनाग ग्लेशियर से जो है निकलती है ये बेरीनाग जो एक स्थान है वहाँ से निकलती है। इसके अलावा जो है ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। और मुहाना जो है इसका मुहाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले में है, जो त्रिम्मू नामक स्थान पर चिनाब नदी में जाकर मिल गई है इसको, ठीक है। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 34,775 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा सहायक नदी देख सकते हैं, बाईं ओर से जो मिलने वाली जो नदी है वो है पुंछ नदी और सुखनाग नदी। इसके अलावा दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं अरवठ नदी, लिद्दर नदी, किशनगंगा नदी, सिंध नदी, कुनहार नदी, ये सब दाईं ओर से मिलती हैं। परियोजना की बात करें तो तुलबल और उरी परियोजना और तुलबल परियोजना ये सब झेलम नदी पर बनी हुई हैं। बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र इसका भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश में बहती है। और इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो वह पंजाब प्रांत में बहती है। खैबर जो प्रांत है वहाँ पर और पंजाब प्रांत है वहाँ पर। संबंधित झील की बात करें तो बुलर झील इससे संबंधित है। तुलबुल परियोजना जो है इसकी जो है तुलबुल परियोजना बुलर झील पर एक नेविगेशन यानी लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। हाइड स्पीच का युद्ध जो हुआ था वो बेतस्ता नदी पर ही हुआ था, यानी वो किस पर हुआ था? इसी नदी पर हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, बेतस्ता नदी के किनारे, यानी हाइड स्पीच का युद्ध, ठीक।
झेलम नदी के किनारे। अच्छा, इसके अलावा इसका जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, ये कहाँ से निकलती है, अनंतनाग से निकलती है और ये घूमते फारते मुजफ्फराबाद होते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में होते हुए ये आपके निकलते हुए दिखाई दे रही है आपको, ये जो है। इसके अलावा इसकी जो आप हिमालय रेंज में कहाँ क्या सीन है, कौन कौन सी नदियाँ इससे मिल रही हैं तो देख सकते हैं। डल लेक कहाँ पर है, आश्रम ये यहाँ पर है, राम मुंशी बाग यहाँ पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बैरीनाग इधर है, तो ये कहाँ से निकलती है, संगम कहाँ पर बनाती है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वुलर नदी में जाकर ये मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। इसमें जो है 143 देशों में भारत का 126वां स्थान है और इसमें जो है फिनलैंड लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश बना है, यानी पहले नंबर पर फिनलैंड है इसमें, ठीक है। हाँ, लीबिया, इराक, फिलिस्तीन और नाइजर से पीछे है कौन, हमारा इंडिया, ठीक है। हाँ, और 126वें स्थान पर है इंडिया, याद रखना है, ठीक है, इस वाली रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक स्कीम भी हम डेली डिस्कस करेंगे, तो एक स्कीम जो है वो स्कीम में जो है मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ये सब 2025 में मेक इन इंडिया जो है स्टार्ट हुई और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका कि एक भारत जो भारत देश है उसको आत्मनिर्भर देश बनाना है जो है, और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूताई देनी है, ठीक है। और विश्व को एक पहचान दिलाना इसका जो है मकसद था पूरा, और 10 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार अवसर पैदा करना इसका काम था। और इसने बहुत बखूबी तरीके से इसने दिखाया भी है अपना काम जो है। अब इसके अलावा हम एक संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करने वाले हैं। तो ये आज हम आसियान संगठन की बात कर रहे हैं। देखते हैं, देखिए, आसियान संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, 8 अगस्त 1967 को इसकी जो है थाईलैंड बैंकॉक में स्थापित किया गया। इसको कौन कौन से देश, इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके जो है कौन थे, ये सब जो है इसके जो स्थापक देश थे, इसके जो संस्थापक थे। इसके अलावा अभी इसमें 10 राष्ट्र शामिल हैं, 10 राष्ट्र शामिल हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं शामिल है। बिनोई कंबोडिया, ब्रुनेई कंबोडिया और इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और जो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब इसमें जो है शामिल हैं। इसके अलावा इसके महासचिव जो है लिम जोक होई हैं और मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं हम। ये तो आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई की जो मूर्ति है उसको जो अभी वहाँ पर बनाई गई है उसका नाम है। अब ये दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची जो है मूर्ति है, बड़ी ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर लंबी ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद कोई मूर्ति ऊंची है तो दोस्तों वो जो प्रतिमा कौन सी है, वो 128 मीटर की है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में है वो। और इसके अलावा चाइना में एक और है 108 मीटर की, जिसको उसको ग्वाइन ऑफ नासान बोलते हैं। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यूएस की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, वो भी 93 मीटर ऊंची है, लेकिन 93 मीटर से दुगनी ऊंची है हमारी ये, ठीक है। इसके अलावा एक मदरलैंड को देख सकते हैं आप, मदरलैंड सेल्स जो है ये कहाँ पर है, ये है आपकी रसिया में। ये और ये क्रिस्ट की देख सकते हैं आप, ये ब्राज़ील में। ये सब छोटी मूर्तियाँ हैं इससे, ये बहुत ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की गुरुद्वार में जो है गुजरात में जो है बनी हुई है। इसके अलावा इससे फैक्ट क्या क्या है देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की जो है सबसे ऊंची है, 182 मीटर 5 से 97 फुट ऊंची। देख लिया होगा आपने, नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है, स्थित है। और इसको किसने बनाया, इसको राम बी सुतार ने बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, मूर्तिकार हैं वो, इसके पद्म भूषण से सम्मानित हैं। इसके अलावा इसको नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 31 अक्टूबर 2018 में, 143वीं जयंती पर, उनकी जो सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी तब। अच्छा, इसके बाद में सबसे ऊंची आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक वीरा अभय हनुमान, जो हनुमान स्वामी की जो है 141
41 मीटर की मूर्ति थी इससे पहले भारत में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की भी हम पॉलिटी की भी बात कर रहे हैं, राज्यपाल भी डिस्कस हो गया। इसके बाद देख लो आज हमने जो है ये भी डिस्कस किया है। इकोनॉमी के लिए आप सचिव वो 55वीं बैठक देख सकते हैं। तो सारे टॉपिक हमारी क्लास में डिस्कस होने वाले हैं डेली बेसिस पे, आप इसको देखना ना भूलें। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं संविधान 25 भाग हैं इसके, वैसे 22 हैं, टोटल 25 हैं। तो आप देख सकते हैं इनको कौन कौन से भाग में क्या क्या है और क्या क्या सीन है इनका, सारी चीज़ें। तो आप ये मैंने आप पूरे भाग हैं टोटल, जैसे भाग में एक में संघ जो है संघ और उसके क्षेत्र हैं, राज्य के क्षेत्र, उसकी नागरिकता है, फिर दूसरे में, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में डीपीएसपी, पाँचवें में जो और 4 का ए में मौलिक कर्तव्य हैं, और 5 में आपका संघ है, 6 में राज्य है, 7 में जो है हटा दिया गया है, वो निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं 8वें में, 9 में पंचायतें, 9 के ए में जो है आपको नगर पालिकाएँ मिल जाएंगी, और 9 का बी में सहकारी समितियाँ, 10 में क्या है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 9 का जो संघ शासित उसके बाद 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है वो है मिल जाएंगे आपको 11 में। 12 में आपको वित्त संबंधी संपत्ति और अनुरोध सूट से रिलेटेड है। 13 में आप देख सकते हैं भारत के क्षेत्र जो व्यापार भीतर व्यापार जो है उससे रिलेटेड है। तो आप कुल मिला के सारे देख सकते हैं आप जो उपबंध हैं वो किस में हैं। इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने देखिए ये बताया है आपका कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या सीन है, कहाँ पर स्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी में जो है ज़िले में स्थित है। और ये किसके लिए, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, काला हिरन, भालू, गैंडा, एक सींग वाला, हिस्पिच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें डिटेल में। इसके अलावा एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, एक दुधवा एक दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो वो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी लखीमपुर और बहराइच ज़िले में ही है। तो आप उसको देख सकते हैं। और वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, 400 अधिक पक्षी प्रजातियाँ हैं वहाँ पर, चीता, हाथी, बाघ, तेंदुए, दलदल, हिरन, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी हैं, वो आप देख सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, हनुमानगढ़, और वो जो कब कब हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये क्लास दोस्तों यहीं तक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास और तगड़े तरीके से लाएंगे। और आपको जो है अभी मैंने आज बहुत फास्ट में जो है आपको ये क्लास करवाई है, आगे से बहुत ही हम अच्छे से करवाने वाले हैं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसकी PDF जो है आपको कहाँ पर मिलेगी, PDF इसकी हमारे ज्ञानकुलम टेलीग्राम पर मिलेगी। तो डोंट वरी, आप इसको देखना ना भूलें, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी और सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आप इसको पढ़ें ज़रूर, आपको पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज हमारा पहला शो है, आज क्रिसमस डे के मौके पर हमने इसको जो है किया है डिस्कस। तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।